अगर आपकी लीगल पेमेंट किसी के पास है, चाहे वो पेमेंट उधार के पैसों की हो, कामकाज के पर्पस की या किसी भी तरह की लेन देन की, या फिर आपकी पेमेंट्स का इशू आपके मकान मालिक, किराएदार, होटल, बिल्डर, डीलर या किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के साथ है, और अगर कोई भी आपकी लीगल पेमेंट्स देने में आनाकानी करता है या साफ साफ मना करता है, तो मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा कि इन सिचुएशंस में आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं अपनी पेमेंट्स रिकवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। मोटे तौर पे अपनी लीगल पेमेंट्स को रिकवर करने के लिए हम कोर्ट में दो तरह के सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। पहला ऑर्डर 37 और दूसरा सूट फॉर रिकवरी। और दोनों ही केसेस में सबसे पहले हमें ऑपोजिट पार्टी को एक डिमांड नोटिस यानी कि लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसमें हम ऑपोजिट पार्टी से अपनी पेमेंट डिमांड करते हैं। और अगर लीगल नोटिस सर्व होने के बावजूद भी वो हमारे पैसे नहीं लौटाता है, तो इससे हमारा कॉज ऑफ एक्शन रेज होता है कि डिमांड नोटिस सर्व करने के बावजूद भी उसने हमारे पैसे नहीं दिए, और ये बात हमें कोर्ट में अपने सूट के साथ रखनी होती है। और डिमांड नोटिस का लीगली ड्राफ्ट होना और बनना बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो डिमांड नोटिस हम किसको भेज रहे हैं। क्या वो कोई इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या कोई LLP पार्टनरशिप फर्म या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। किस किस को पार्टी बनाना है, किस किस को पार्टी नहीं बनाना है, अपने पैसे कितने डिमांड कर सकते हैं, कौन कौन से पैसे डिमांड नहीं कर सकते, या इसी तरह की उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन करनी होती है। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप अपना डिमांड नोटिस किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से ही ड्राफ्ट करवाएं, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई भी चीज आपके एविडेंसेस से या फैक्ट से मिसमैच करती है तो वो आपके केस के लिए बहुत सारे एडवर्स सर्कमस्टांसेस पैदा कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 37 और सूट फॉर रिकवरी की पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में, यानी कि आपका केस कौन से कोर्ट में चलेगा। यह डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी का अमाउंट कितना है। अगर आपकी रिकवरी का अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर का है तो आपका केस कंसर्न हाईकोर्ट में चलेगा, और अगर आपकी रिकवरी का अमाउंट 3 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से कम है तो आपका केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां चलेगा। अगर आपकी रिकवरी का अमाउंट 3 लाख से कम है तो आपका केस सिविल जज के यहां चलेगा। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, यानी कि अपना केस आप कब तक कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई रिकवरी आपकी 25 साल पुरानी है और उसका केस आप आज फाइल कर रहे हैं। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। द लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से डिमांड के अगले 3 साल के अंदर ही आप अपना रिकवरी का केस कंसर्न कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और अगर 3 साल के बाद आप कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट को आपको एक बोनाफाइड रीजन दिखाना होगा कि आप लेट क्यों आए हैं। फिर इसमें कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है कि वो आपको केस एडमिट करवाने के लिए ग्रांट करते हैं या नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आपको रिकवरी का सूट फाइल करने के लिए कंसर्न कोर्ट में कोर्ट फी एक्ट के हिसाब से कोर्ट फी पे करनी होती है। और सूट फॉर रिकवरी और ऑर्डर 37 के अंदर इंटरिम कॉम्पनसेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। आपकी रिकवरी जजमेंट के हिसाब से होती है, या फिर अगर ऑपोजिट पार्टी सेटलमेंट करके आपके पैसे रिलीज कर दे। अब हम बात करते हैं कि आप सूट फॉर रिकवरी का केस किन सिचुएशंस में कंसर्न कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी को 2 लाख रुपए उधार दिए हैं और आपने उसके साथ कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ना ही उससे कोई एडवांस चेक लिया है, तो इस सिचुएशन में आप कंसर्न कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी का केस फाइल कर सकते हैं। और ऑर्डर 37 के अंदर आप 2 ही कैटेगरीज के केसेस फाइल कर सकते हैं। पहला, जहां पे ऑपोजिट पार्टी ने आपको पेमेंट्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज या प्रॉमिसरी नोट दिया हो और उसके बावजूद भी वो पेमेंट देने में कोई भी आनाकानी करता है, तो आप वो केस एज इट इज ऑर्डर 37 में फाइल कर सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी के अंदर आप ऑपोजिट पार्टी से अपना उधार का पैसा या लिक्विडेटेड अमाउंट यानी कि फिक्स सम ऑफ मनी की डिमांड इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट के कर सकते हो, मगर ये पैसा अराइज होना चाहिए किसी भी 3 तरीके से। पहला, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, यानी कि ऑपोजिट पार्टी और आपके बीच में पेमेंट्स के लिए एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन हो कि ऑपोजिट पार्टी की देनदारी है और वो ये एक्नॉलेज करता है कि वो आपके पैसे देगा। या मान लीजिए आपने किसी को कोई सामान बेचा है या सर्विस दी है, उसके लिए आपने कोई बिल या रिसीट जनरेट किया है, उस बिल और रिसीट के ऊपर ऑपोजिट पार्टी के सिग्नेचर हैं और वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, तो ये केस आप एज इट इज ऑर्डर 37 में फाइल कर सकते हैं। नंबर 2, पेमेंट्स इनएक्टमेंट के थ्रू हो। इनएक्टमेंट का मतलब होता है कोई भी कानून या लॉ जो आपको फिक्स सम ऑफ अमाउंट की रिकवरी का अधिकार देता है, मगर इसके अंदर पेनल्टी का अमाउंट कवर नहीं होगा। और नंबर 3, किसी की गारंटी पे, अगर किसी ने आपके उधार के पैसों की या लिक्विडेटेड प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी राइटिंग में ली हो, तो मोटे तौर पे ऑर्डर 37 में सूट फाइल करने के लिए
हमें ऑर्डर 37 के सब क्लॉज 2 के सारे इंग्रेडिएंट्स या कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, और अगर हम ये कंडीशंस पूरी करते हैं तो वो केस हम एज इट इज ऑर्डर 37 में फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 37 की प्रोसीडिंग्स के बारे में। इसके अंदर समरी ट्रायल होता है जो काफी फास्ट है। जब हमारा केस कंसर्न कोर्ट में एडमिट हो जाता है, उसके बाद कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को समन करता है, और समन के सर्व होने के 10 दिन के अंदर अंदर ऑपोजिट पार्टी या उसके एडवोकेट को अपनी अपीयरेंस कोर्ट में प्रेजेंट एड्रेस के साथ देनी होती है। और इस स्टेज पे प्लेंटिफ यानी कि जिसने केस डाला है उसका एडवोकेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है समन फॉर जजमेंट के लिए, यानी कि कोर्ट दोनों पार्टी को इसी स्टेज पे सुन के जजमेंट पास कर दे। और अगर उस दिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा करना बनता है तो कोर्ट समन फॉर जजमेंट इशू कर देता है, और समन के सर्व होने के 10 दिन के अंदर अंदर ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट में रिवर्ट करना होता है। और फिर ऑपोजिट पार्टी का एडवोकेट कोर्ट में आके प्रे करता है कि इस स्टेज पे जजमेंट पास ना किया जाए, बल्कि उसको लीव टू डिफेंड यानी कि डिफेंस का मौका दिया जाए। फिर कोर्ट उस दिन देखता है कि जजमेंट पास करना बनता है या फिर ऑपोजिट पार्टी की बातों में दम है, उसे लीव टू डिफेंड यानी कि डिफेंस का मौका मिलना चाहिए। और अगर आपके फेवर में जजमेंट आता है तो आपको उसी हिसाब से अपनी रिकवरी करनी होती है या उसकी आगे की प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी होती है। और अगर ऑपोजिट पार्टी को लीव टू डिफेंड यानी कि डिफेंस का मौका मिलता है तो फिर यह केस सिंपल सूट फॉर रिकवरी की तरह चलता है। और आपको एक बात और समझनी है कि जब कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को इनिशियल स्टेज पे समन करता है कोर्ट आने के लिए, और सेकंड स्टेज पे जब समन फॉर जजमेंट इशू करता है, अगर इन दोनों स्टेजेस पे ऑपोजिट पार्टी कोर्ट नहीं पहुंचती है तो कोर्ट ये मान सकता है कि जो आपने प्लेंट में कहा है या लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, और कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट पास कर सकता है। अब हम बात करते हैं चेक बाउंस केसेस के बारे में। अगर किसी ने आपको पेमेंट्स के कंसर्न में चेक इशू किया है और वो चेक किसी भी रीजन से बाउंस हो गया है तो ये केस हम एज इट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी पेमेंट्स रिकवर करने के लिए। इसके ऊपर बाकायदा हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर चेक के अंदर की डेट निकल गई है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर हम ये केस ऑर्डर 37 या सूट फॉर रिकवरी के तहत भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी ने पेमेंट के कंसर्न में चेक इशू किया है तो आप एक टाइम पे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 या फिर सूट फॉर रिकवरी या ऑर्डर 37 के तहत भी केस साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अपनी पेमेंट्स रिकवर करने के लिए आपको क्या क्या लीगल तरीके फॉलो करने होते हैं। किसी भी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040, या आप हमारी वेबसाइट पेसलीगलकंसल्टेंट्स.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं या कमेंट करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरह आपकी लीगल नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।